Hello everyone, welcome to you NCERT मास्टर सीरीज एंड आज का चैप्टर नंबर 5 जो कि बेस्ट है अधिगम यानी लर्निंग के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। आज के चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, पहले उन बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। पहले हम अधिगम क्या है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके जो मॉडल्स हैं, जो प्रतिमान हैं, पैराडिगम्स हैं, उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। कुछ प्रकार हैं जो पैराडिगम्स में भी आ जाते हैं, कुछ हैं वो अलग बच जाएंगे, जैसे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हम इसकी कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं वो देखेंगे। उसके बाद में हम लर्निंग का जो ट्रांसफ़र कैसे होता है उस पर नज़र डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। फिर लास्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट मैं दूं, कोई भी स्टेटमेंट मैं पढ़ूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उस स्टेटमेंट को खुद से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड ही होते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो स्टेटमेंट घुमा के दे सकता है, तो कोई भी स्टेटमेंट है वो उसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अधिगम का स्वरूप। उससे पहले लर्निंग के बारे में देख लेते हैं। अधिगम एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता की में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाती है। यानी जो अधिगम है, लर्निंग क्या है, वो व्यवहार और व्यवहारिक क्षमता के अंदर परिवर्तन लाती है। ये ध्यान रखना, नॉलेज को सिर्फ बढ़ाना अधिगम नहीं है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही लर्निंग है। यह केवल ज्ञान प्राप्ति करना नहीं है, बल्कि नए कौशल, मूल्य, प्राथमिकताओं को हासिल करने या मौजूदा ज्ञान को परिष्कृत करने की प्रोसेस है। सो फर्स्ट इज लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम एक जटिल और व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को अपेक्षाकृत परिवर्तन लाती है। जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा उसका दूसरा रूप है। अधिगम के स्वरूप जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है इसका पॉइंट, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना, जो हमने इसकी पहली डेफिनेशन में देखा था। अधिगम का सबसे मौलिक गुण ये है कि ये इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है। स्टेटमेंट आ गया, ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है। जैसे थकान, थकान एक अस्थायी परिवर्तन है। बीमारी भी एक अस्थायी परिवर्तन है। परिपक्वता, ये भी अस्थायी परिवर्तन है। नशीली दवाओं का सेवन होने वाले व्यवहारिक बदलावों को भी हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि वे प्रभाव खत्म एवं समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके स्वरूप को समझने के लिए, वो है अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है अधिगम। यानी हमारा जो अनुभव होगा वैसा ही हमारी लर्निंग होगी। हम जैसे अभ्यास करेंगे हमारी लर्निंग भी बिल्कुल वैसा ही होगी। जैसा देश वैसा भेष। अधिगम हमेशा किसी न किसी प्रकार के अनुभव या अभ्यास का परिणाम है, चाहे वह किसी घटना को बार बार घटित होते हुए देखना हो या किसी कार्य का निरंतर अभ्यास करना हो। ये अनुभव ही हमारे मस्तिष्क में नए ज्ञान को जन्म देते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति सीखने के लिए जहां व्यक्ति सीखने के लिए कई प्रयास करता है, यानी प्रयास से ही हमें लर्निंग होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो है अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कैसे, कि अधिगम एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। अगर ये आंतरिक है तो हम देख नहीं सकते, लर्निंग को देख नहीं सकते, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमें बता देगा। जैसे जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है, इसे केवल व्यक्ति के परफॉर्मेंस के आधार पर ही अनुमानित किया जा सकता है। यानी परफॉर्मेंस देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसकी लर्निंग हुई है। उदाहरण देखें तो यदि कोई छात्र कविता सुनाता है तो उसका कविता सुनाना क्या है, एक परफॉर्मेंस है। यानी उसका वो काम करना क्या है, परफॉर्मेंस है।
जिससे शिक्षक यह अनुमान लगा सकता है कि हाँ इसने लर्न किया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनुमानित प्रक्रिया है, हम लर्निंग को देख नहीं सकते। सही, अच्छा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज निरंतर और जीवन पर्यंत प्रक्रिया। अधिगम निरंतर चलती रहती है और ये हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, समय के साथ ये परिष्कृत होता रहता है। नेक्स्ट, लक्ष्य उन्मुख और सौद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, यानी किसी लक्ष्य गोल ओरिएंटेड ही होगा। अधिगम क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीखता है, जैसे पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना हो या किसी विशिष्ट समस्या का समाधान खोजना हो, तो उसे सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, अधिगम के विविध आयाम, यानी लर्निंग है वो अलग अलग आयाम्स में होती है। अधिगम के स्वरूप में केवल तथ्यों को याद करना ही नहीं, बल्कि आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना भी शामिल है। इसमें क्या हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है और कॉग्निटिव जैसी कई प्रक्रियाएं निहित है, जो मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका बिहेवियरल पैटर्न का निर्माण करती है। व्यक्तिगत भिन्नता, अब व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न है हम, तो हमारे अंदर भी क्या हो गया, अधिगम अलग अलग होगा। कोई एक चैप्टर किसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो उसकी लर्निंग है वो हर एक स्टूडेंट में अलग अलग होगी, बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंस की वजह से। अधिगम एक स्वरूप व्यक्तिवादी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की गति, क्षमता और लर्निंग स्टाइल अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ है वो अधिक समय लेते हैं सीखने के लिए। तो ये क्या है, डिफरेंस की वजह से है। नेक्स्ट हम जो पैराडिगम्स हैं, जो अधिगम के प्रतिमान हैं, वो देखते हैं। अधिगम के प्रतिमान, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार एवं व्यवहारिक क्षमता में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, स्थायी परिवर्तन है। अधिगम की जटिलता को समझने के लिए हम विभिन्न आयाम, विभिन्न अधिगम के प्रतिमानों का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न है। हम 4 अधिगम प्रतिमान यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्राचीन अनुबंधन, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हालांकि जो ऑब्जर्वेशनल और कॉग्निटिव लर्निंग है कभी कभी इसी के अंदर भी पढ़ लिया जाता है, कभी कभी हम इसके अधिगम के प्रकार टाइप्स के अंदर पढ़ लिए जाते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों को टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर देखेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हम पहले 2 देंगे, ये ध्यान रखना, तो इनमें कंफ्यूजन इनके नाम को लेके हो सकता है। क्लासिकल प्राचीन, या क्लासिकल प्राचीन को हम, प्राचीन अनुबंधन को हम साचार्य अनुबंधन के नाम से भी जान लेते हैं। दूसरा जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसका निमेतिक अनुबंधन नाम भी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मान सकते हो आप। जब हम अभी हम देखेंगे इनको एक एक करके, तो इनके नाम में कंफ्यूज मत होना, लिख लेना साथ के साथ। प्राचीन को हम साचार्य भी बोलते हैं। प्राचीन है, प्राचीन किससे संबंधित है, प्राचीन पावलोव से संबंधित है। प्राचीन यानी पावलोव, इवान पावलोव। प्राचीन अनुबंधम अधिगम के सबसे सरल प्रतिमान में से एक है। इसे एक रूसी जो शरीर बायोलॉजिस्ट थे, शरीर वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसे एस लर्निंग, उदीपक उदीपक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका तीसरा नाम आ गया। ठीक है, प्राचीन, साचार्य और एस लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ एक उदीपक दूसरे उदीपक के होने का संकेत बन जाता है। यानी पहला एक उदीपक है वो दूसरे का संकेत बन जाएगा। आपको इसका एक्सपेरिमेंट याद ही होगा जो कुत्ते पे प्रयोग किया था, घंटी फिर भोजन, भोजन घंटी से रिलेटेड था। ठीक है, और लार का आना, तो 2 उदीपक थे, एक तो घंटी, दूसरा भोजन। ठीक है, दोनों उदीपक यानी घंटी है वो भोजन का संकेत बन गई थी, ये कहना चाह रहा है ये। पावलोव ने कुत्ते पे किए गए अपने प्रसिद्ध प्रयोग के माध्यम से ये दर्शाया कि कैसे एक तटस्थ उद्दीपक जैसे घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपक है, उसके साथ जुड़कर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। यानी एक स्टिमुलस है जो क्या है, तटस्थ है, जिसको हम बोलते हैं अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यूएस से नाम बोलते हैं।
जो कि एक सॉरी तटस्थ उद्दीपक होता है, वो क्या होता है, जो कंडीशनल होता है, और जो एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसको हम यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, के साथ जुड़कर एक रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। देखते हैं कैसे। अब 4 प्रकार के उद्दीपक यहाँ पे दिए गए हैं। एक है स्वाभाविक। स्वाभाविक को बोलते हैं हम अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी वह उद्दीपक जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे भोजन। भोजन आने पे, देखने पे लार का आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो भोजन क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यूएस है। फिर आता है यू आर। यू आर यानी यूएस को देख के जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यू आर है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। भोजन को देख के लार का आना यू आर है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। फिर आता है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब एक्चुअल में उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स होना नहीं चाहिए था, पर कंडीशन लग गई, उसके साथ अटैच हो गया, यूएस के साथ सीएस अटैच हो गया। कंडीशनल उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक बोलते हैं इसको। यह तटस्थ उद्दीपक जो, वह तटस्थ उद्दीपक जो यूएस के साथ जुड़कर नई प्रतिक्रिया पैदा करता है, जैसे घंटी। अब घंटी के बजने से क्या हो गया, लार आने लग गई। फिर आता है सी आर यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी घंटी के सुनकर लार का आना, अब ये सीखी गई प्रतिक्रिया है, ठीक है। घंटी को सुनकर भी लार आना, अब सी आर बन गई। पहले वो यू आर थी, अब वो सी आर बन गई। अब हम इसके कुछ निर्धारक देखते हैं, यानी निर्धारक का मतलब हो गया प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, जो प्राचीन अनुबंधन के इस थ्योरी को प्रभावित कर सकते हैं, अनुबंधन को प्रभावित करते हैं। पहला है टाइम रिलेशन, समय संबंध। स्रोत में 4 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी प्रक्रिया हैं, सहकालिक, विलंबित, चिन्हक और पश्चगामी। जिनमें से एक देख लेते हैं। सहकालिक का मतलब साथ साथ में देना भोजन को, और है ना, साथ साथ में। विलंबित यानी थोड़ा डिले करके देना। जैसे विलंबित अनुबंधन है, डिलेड कंडीशनिंग है, जहां सीएस की शुरुआत यूएस से पहले होती है, यानी सीएस जो स्टिमुलस है वो पहले दिया जाएगा, फिर थोड़े से टाइम बाद यूएस, तो इसे प्रभावी माना गया है। डिलेड जो कंडीशनिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ये ध्यान रखना। अब उद्दीपक स्टिमुलस के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें जैसे प्रत्यावर्तन, अनुबंधन प्रत्यावर्तन या विमुखी हो सकता है। जैसे भोजन हो गया विमुखी, यानी विमुखी का मतलब हो गया नेगेटिव, जैसे शोर, बिजली का झटका। प्रत्यावर्तन यानी जो पॉजिटिव, कुछ अच्छा मिलना, विमुखी यानी कुछ नेगेटिव मिलना। विमुखी अनुबंधन है बहुत जल्दी स्थापित होता है, यानी किसी को जो पुनर्बलन दिया जा रहा है वो नेगेटिव दिया जा रहा है, वो हो गया विमुखी अनुबंधन। जैसे किसी को डांटना, फटकारना, है ना, इस प्रकार की। तीव्रता भी क्या होगी, इसको प्रभावित करेगी अनुबंधन को। अनुबंधन जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, अनुबंधन उतना ही जल्दी होगा। अब इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं अनुबंधन की। अनुबंधन की पहला है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। जब जीव अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। सामान्यीकरण यानी सामान्य उद्दीपक के जैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी अब कंडीशनिंग अनुबंधन हो गया तो घंटी पे भी वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये होगी जनरलाइजेशन। जैसे घंटी के समान टेलीफोन की भी आवाज आ गई तो भी क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, यानी लार टपकने लग गई। घंटी की आवाज से लार टपकती थी, अब वो टेलीफोन की आवाज से भी टपकने लगी, जनरलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है विभेदन, वह क्षमता जिसके माध्यम से जीव दो समान दिखने वाली उद्दीपकों के मध्य अंतर करता है, लेकिन और केवल प्रासंगिक उद्दीपक पर ही प्रतिक्रिया करता है। अब विभेदन हो गया कि घंटी किसी और चीज की भी हो सकती है, बेल डोर भी हो सकती है, ठीक है। अगर बेल डोर पे भी वैसे ही लार टपक रही है तो वो जनरलाइजेशन हो गया। अगर लार नहीं टपक रही है तो इसका मतलब उसने विभेद कर लिया कि कौन सी घंटी पे लार टपकनी है और कौन सी पे नहीं, तो ये हो गया विभेदन। इसके अलावा विलोप या स्वतः पुनः प्राप्ति। जब सीएस के बाद भोजन देना बंद कर दिया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और समाप्त होना ही क्या क्या बोलते हैं इसको, विलोपन बोलते हैं, विलोप बोलते हैं। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद सीएस जब प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट होता है, तो प्रतिक्रिया भी फिर से प्रकट हो जा सकती है, इसको बोलते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति।
अधिगम के कुछ अन्य जो प्रतिमान हैं, जैसे दूसरा प्रतिमान कौन सा है हमारा, प्राचीन अनुबंधन के साथ हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन, तो उसके साथ तुलना कर लेते हैं पहले। हालांकि हम बेटर तुलना उसको पढ़ने के बाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे। प्राचीन अनुबंधन में जीव क्या है, निष्क्रिय रहता है। कुत्ते को बांधा गया था एक सिस्टमेटिक तरीके से। वातावरण को घटनाओं के बीच साचार्य बनता है, वातावरण की घटना के बीच साचार्य बनता है, इसीलिए साचार्य अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके विपरीत जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, उसमें जीव का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सक्रिय होना पड़ता है। हम देखेंगे कि आगे जैसे चूहे पे प्रयोग किया गया या किसी पे भी प्रयोग किया गया, तो उसको एक्टिव होना पड़ेगा, बिल्ली को एक्टिव होना पड़ेगा। तो जब वो एक्टिव होगी, लीवर पे पैर दबाएगी, तभी उसको पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इसका शिक्षा में महत्व क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन अनुबंधन का उपयोग विद्यार्थियों के विषयों के प्रति प्रेम एवं घृणा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक अपने अच्छे व्यवहार और शिक्षण वीडियो में एक उबाऊ विषय के प्रति भी सकारात्मक अनुबंधन कर सकता है। अब अनुबंधन एक बार सकारात्मक हो गया ना, तो विषय कैसा भी हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मैथ्स बहुत पसंद है। अब उनका जिनको पसंद है उनका अनुबंधन जो है वो पॉजिटिव हो गया है। अब किसी भी लेवल की मैथ है वो इंटरेस्ट से करेंगे, उसको हो रहा है नहीं हो रहा है वो इंटरेस्ट दिखाएंगे उसके अंदर। लेकिन जिनको डर है, जिनका नकारात्मक अनुबंधन हो गए, वो उससे डरते हैं, वो उससे दूर भागते हैं। इसी प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर किया जाता है। दूसरा जो हमारा सिद्धांत था, दूसरा जो मॉडल है, वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का वह स्वरूप है जिसमें व्यवहार उसके परिणामों के माध्यम से सीखा जाता है। यानी कोई भी व्यवहार है वो उसके परिणाम के माध्यम से सीख रहा है। बिल्ली पे प्रयोग किया गया, तो बिल्ली ने जब लीवर दबाया तब उसको मछली का टुकड़ा या भोजन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उसे पता लग गया कि ये लीवर दबाने की वजह से ही मुझे भोजन की प्राप्ति होगी। माध्यम से सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है या फिर बदला जाता है। इसे नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जीव का व्यवहार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक माध्यम या निमित्त बनता है। यानी एक सिस्टम बनाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे किसी जीव का वांछित व्यवहार प्राप्त किया जा सके। अब इसका सर्वप्रथम किया किसने था ये प्रयोग, ये प्रतिमान दिया किसने था, तो ये स्किनर का था, B.F. स्किनर नाम से। ध्यान रखना, वो पहले वाला था पावलोव जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और यहाँ पे है स्किनर है। तो यहाँ पे दो प्रकार के व्यवहार देखे जा सकते हैं, एक तो है सक्रिय व्यवहार, एक है क्रिया प्रसूत। पहले इन दोनों को देखते हैं कि ऑपरेंट्स क्या होते हैं और जो एक्टिव जो बिहेवियर है वो क्या होता है, ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है। ओके, सक्रिय जीव जैसे शास्त्रीय अनुबंधन जो हमारा था, जहाँ जीव निष्क्रिय रहता है, जो प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, साचार्य शास्त्रीय वगैरह वगैरह है ना, शास्त्रीय का मतलब पुराना, जहाँ पे जीव क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। शास्त्रीय अनुबंधन के विपरीत यहाँ जीव अपने पर्यावरण में एक्टिव होकर कार्य करता है। जो एक्टिव होकर कार्य कर रहा है वो क्या है, सक्रिय कार्य है। अब क्रिया प्रसूत वे स्वैच्छिक व्यवहार एवं अनुक्रिय हैं जिन्हें जीव अपने व्यवहार में स्वेच्छा से करता है। एक्चुअल में वो स्वेच्छा से ही है, ठीक है। जो स्वेच्छा से क्रिया कर रहा है, जिस पर खुद का कंट्रोल है, उनको क्रिया प्रसूत बोलते हैं, ऑपरेंट। अब वो जानबूझ के, बिल्ली जानबूझ के लीवर को दबाएगी, उसको पता लग गया कि इसके लीवर को दबाने से क्या मिलता है मुझे, ठीक है, तो वो क्रिया प्रसूत उसका बिहेवियर हो गया, ऑपरेंट्स हो गए वो। अब इसने जैसे चूहों पर प्रयोग किया था, कबूतरों पर भी प्रयोग किया था, इसके लिए इसने स्किनर बॉक्स का निर्माण किया था। प्रयोग में एक भूखा चूहा बॉक्स के अंदर घूमते हुए दुर्घटनावश एक लीवर दबाता है, जिससे उसे भोजन मिलता है। धीरे धीरे चूहा सीख जाता है कि लीवर दबाने से ही भोजन मिलता है, और वो लीवर दबाना शुरू कर देता है। ओके, अब रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, यानी जब उसको भोजन मिल रहा है वो बोलते हैं पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ये यहाँ पर इस अधिगम का मुख्य कारक है। पुनर्बलन वह उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, यानी भोजन आ गया, अब ये वो उद्दीपक है जो एक प्रकार की प्रक्रिया को दोहराएगा, ठीक है।
अब ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक यानी अच्छे हो गए, भोजन मिलना, प्रशंसा और धन की प्राप्ति। ऋणात्मक यानी जो कष्टदायी हो गए, यानी ठंड हो गया, शोर हो गया, या किसी प्रकार का दंड हो गया। प्राथमिक, और इसमें दो प्रकार के और भी उद्दीपक हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर हो गया जो जैविक हो गए, जैसे भोजन एवं पानी। द्वितीयक हो गए जैसे अनुभव से रिलेटेड हो गए, जैसे धन मिलना, ग्रेड मिलना, या फिर किसी की प्रशंसा करना। तो ये हो गया प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन। अब हम दंड की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग अनुक्रिया को दबाने या कम करने के लिए किया जाता है। हालांकि जो दंड है, दंड से व्यवहार का दमन स्थायी नहीं होता है। विलोपन, अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, दंड से व्यवहार का दमन स्थायी नहीं होता है। आपको जस्ट पलट के पूछ लेगा ये, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्थायी होता है या नहीं होता है। विलोपन, यदि अनुक्रिया यानी लीवर का दबाने के बाद में भोजन मिलना बंद हो जाए, पुनर्बलन मिलना बंद हो जाए, तो व्यवहार, सीखा गया व्यवहार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं विलोपन। सेम उसी के तरीके से है जो पिछले हम जो प्रतिमान में देखा था। अब शेपिंग की बात करते हैं। शेपिंग क्या है? जटिल व्यवहार को सीखने के लिए लक्ष्य के करीब जाने वाले प्रत्येक छोटे छोटे प्रयास को पुनर्बलित किया जाता है। इसे सन्निकट परिवर्तनों का पुनर्बलन भी कहते हैं। यानी जैसे जैसे वो उस व्यवहार के पास जाता है, तब हम पुनर्बलन तेजी कर देते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं, तो वो ज्यादा स्पीड से सीखता है। इसको बोलते हैं शेपिंग। पुनर्बलन की अनुसूचियां, यानी कब पुनर्बलन दिया जाए, उस आधार पे दो प्रकार के हैं पुनर्बलन। फिर से, एक तो कंटिन्यूस हो सकता है, एक हो सकता है पार्शियल। कंटिन्यूस यानी जैसे जैसे वो परिणाम कर रहा है वैसे बार बार उसको दिया जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या रहता है, व्यवहार जल्दी सीखता है। पार्शियल जो है, पार्शियल में कभी कभी इनाम देना शामिल है, और इसमें व्यवहार के विलोपन के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है। यानी विलोपन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इस प्रकार की हम पुनर्बलन का उपयोग करें, पार्शियल का उपयोग करें। अब हम दोनों के बीच में अंतर करते हैं कि जो शास्त्रीय हमने देखा था, जो पुराना था, प्राचीन था, उसके साथ हम जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहे हैं उसमें। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक उद्दीपक का साहचर्य होता है, जिसमें जीव निष्क्रिय रहता है, लेकिन यहाँ पे जीव क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार और उसके परिणामों के बीच में संबंध होता है। व्यवहार वैसे ही करेगा जैसे उसको परिणाम मिलेगा, और जीव सक्रिय रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। अब इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग दैनिक जीवन में बच्चों को शिष्टाचार सिखाने, बिजली के उपकरणों को चलाना सिखाने और व्यवहार में संशोधन के लिए प्रभावी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा पॉइंट है अधिगम के प्रकार। हमने कहा था कि दो प्रकार के हमने प्रतिमान देखे हैं, और दो प्रकार के प्रतिमान हैं वो अधिगम के प्रकारों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में होने वाले स्थायी परिवर्तन से जुड़ा हुआ क्या है, अधिगम है। और प्रमुख प्रतिमान जो हमारे दो पढ़े हैं, इनके अलावा अधिगम के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रकार विवरण हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन से हैं? ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, जिसको हमने नाम वहाँ पे भी लिखा था लास्ट प्रतिमानों में भी। इसके अलावा थ्री टाइप्स की लर्निंग और देखेंगे कौन कौन सी है। वर्बल हो गई, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गई, और स्किल लर्निंग हो गई। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशनल, यानी ऑब्जर्व करना है, जस्ट ऑब्जर्व करके ही सीखना है, ऑब्जर्व करके अनुकरण करना है, इमिटेशन करना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम अधिगम के उन प्रतिमानों में से एक है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके नया ज्ञान प्राप्त करता है। अधिगम के व्यापक संदर्भ में अगर हम देखें तो इसे सामाजिक अधिगम या अनुकरण भी कहा जा सकता है। इसे हम सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं, या इसको इमिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि देख के सीखना है। देख के सीखने का मतलब हो गया दूसरे को जस्ट देखा है, उससे इन्फ्लुएंस हो गए और वैसा बिहेवियर करने लग गए। हमने कपड़े वैसे पहने हैं कि हमने किसी को देख के ऐसा इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब इसमें मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब हम किसको देख के सीख रहे हैं, जो सामने वाला है जिससे हम सीख रहे हैं वो हमारा मॉडल है, रोल मॉडल है। जब व्यक्ति किसी एक सामाजिक परिवेश में होता है और उसे नहीं पता होता कि कैसा व्यवहार करना है, तो वो दूसरों को देख के उनके व्यवहार की नकल करता है, और जिनकी वो नकल करता है उन्हीं को ही क्या कहते हैं,
मॉडल कहते हैं, और ये क्या कहा जाता है, मॉडलिंग, नकल करना मॉडलिंग है। उदाहरण, फैशन शो में मॉडल को देखकर कपड़ों की शैली को अपनाना, समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करना इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है बोगो डॉल प्रयोग, जो एल्बर्ट बेंड्यूरा है, इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या किया, बेंड्यूरा ने और उसके सहयोगियों ने इस पर विस्तृत शोध किया। उसके प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों के एक फिल्म दिखाई गई जिसमें एक लड़का एक बोगो गुड़िया के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। अब ध्यान रखना, दो प्रकार के ग्रुप लिए गए, एक बच्चों को सेम मूवी दिखाई गई कि एक जो लड़का है एक विशेष प्रकार की गुड़िया जिसका नाम है बोगो गुड़िया, उसको पीट रहा है। ठीक है, पीटने के बाद में एक ग्रुप को तो ये दिखाया गया कि पीटने के बाद में उसे उसकी प्रशंसा की गई उस बच्चे की। दूसरे ग्रुप को यह दिखाया गया कि पीटने के बाद में उसे बुरा भला कहा गया, बुरा माना गया। तो अब दो ग्रुप हो गए, एक बच्चों को तो बताया गया कि उसकी प्रशंसा हुई है, दूसरे बच्चों को यह कहा है कि उसके बुरा भला कहा है, उसे गलत कहा है। तो किस प्रकार का होगा कि बच्चे, पुरस्कार का प्रभाव, जिन बच्चों ने देखा कि मॉडल को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार मिला है वे समय अधिक आक्रामक बन गए या निकले। यानी अब उन्होंने देख के सीख लिया कि अच्छा इस प्रकार के बिहेवियर से अच्छा फील होता है, अच्छा कहते हैं लोग, तो हम भी ऐसा करेंगे, आक्रामक व्यवहार देखने लग गए। दंड का प्रभाव, जिन बच्चों ने देखा कि मॉडल को दंडित होते हुए देखा उनकी आक्रामकता कम हो गई। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार को देखकर ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि मॉडल के व्यवहार का परिणाम क्या था, यानी उसको पुरस्कार मिला था या दंड मिला था। तो हम परफॉर्मेंस सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है, नॉलेज तो हम देख कर ले सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कि लोग उसको सराह रहे हैं या उसकी निंदा कर रहे हैं। जैसे किसी ने एक विशेष प्रकार का पहनावा पहना है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन उस विशेष प्रकार के पहनावे को सभी लोग सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उससे। आजकल का जो रील का ज़माना है, आप इन्फ्लुएंस ज़्यादातर वहीं से होते हो क्योंकि ज़्यादातर लोग उस पर लाइक दे रहे हैं, है ना, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस होके फिर आप भी वैसा बनने की सोचते हो, इन्फ्लुएंसर बनने की सोचते हो। और सेम यहीं पे अगर कहीं पे कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसके विरोध में लोग ज़्यादा हैं, तो उसको उस प्रकार के बिहेवियर आप में नहीं आएगा, तो आपको पता लग गया कि ऐसा बिहेवियर करना है या ऐसा बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि हर कोई लोगों का फेवरेट बनने की सोचता है। ओके, सो हम सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व के विकास के बारे में देख लेते हैं इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू। प्रेक्षणात्मक अधिगम समाज में व्यवहार के प्रति तरीके को व्यवहार करने के तरीके को सिखाने का मुख्य आधार है। बच्चों का खेल, बच्चे अक्सर अपने खेल में अपने बड़ों की नकल करते हैं, जैसे विवाह समारोह में हो गया, विवाह समारोह करना, है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं ना कि जैसे शादी में जाके फिर वो उस तरीके का एक खेल रचाते हैं। पुलिस चोर का खेल हो गया, घर घर खेलना हो गया, वे वही करते हैं जो समाज में, टीवी पर और किताबों में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर आपको ये समझ में आई है, बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। सो बी अवेयर। एक्चुअल में बच्चे नहीं, ये हर किसी के ब्रेन की बात है, सबका ब्रेन एक जैसे किससे काम करता है सीखने के मामले में, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, आप वही करते हैं जो आप देखते हैं। सो बी अवेयर, आप क्या देखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, वहीं देखिए। नेक्स्ट है आपके जो पर्सनैलिटी है, इसका लक्षण, आक्रामकता, शिष्टाचार, विनम्र, परिश्रम, आलस्य जैसे व्यक्ति तो गुण हैं इसी विधि के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। यानी ये जो गुण हैं, इवन की आलस्य भी, ये भी कहीं ना कहीं से आपको देख के ही मिला हुआ है। लोगों ने अगर किसी नेगेटिव चीज़ को सराहा है तो उसके बारे में फिर वो ज़्यादातर फैली है वो चीज़। दैनिक जीवन, कपड़े पहनने का तरीका हो गया, बालों को संवारने की शैली हो गई, या समाज के साथ किस प्रकार के हमारे रिलेशन हैं, ये भी हम देख कर सीखते हैं। आज का बहुत चर्चा में है ये, जैसे कि रिश्तेदार ऐसे हैं वैसे हैं, रिश्तेदार, सबके रिश्तेदार बुरे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से लोगों में बस प्रचलन बन गया रिश्तेदारों को इस तरीके से बोलना, इस प्रकार से व्यंग्य करना, और वो चीज़ें फिर आज के जो लर्नर है वो सीख रहे हैं।
वो व्यंग्य को व्यंग्य के तरीके से न लेके उसको सीख रहे हैं, उसको रियलिटी मान रहे हैं। नेक्स्ट आ गया प्रभावी कारक, डिटर्मिनेंट्स। अधिगम के इस प्रतिमान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मॉडल की स्टेटस क्या है और उसका आकर्षण कैसा है। ध्यान रखना, जो हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे, जिसे हम सीखेंगे, वो उससे क्या सीखना है, उससे कैसे सीखना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस मॉडल का स्टेटस क्या है और वो खुद अट्रैक्टिव कितना है। लोग अपने से श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तियों का अनुकरण करना अधिक पसंद करते हैं। सो बी ए रोल मॉडल। अधिगम के कई तरीके हैं जहां केवल सरल अनुक्रियाओं के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सरल अनुक्रियाएं करनी है तो हम शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किया जाता है, लेकिन जैसे ही जटिल सामाजिक व्यवहारों को सीखने की बात आती है तब हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अधिक प्रभावी विधि मानते हैं। ये दर्शाया गया है कि मनुष्य केवल अपने समयों के अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखता है। ज़्यादातर हम समय के अनुभव से बहुत कम चीज़ें सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लर्निंग है वो है कॉग्निटिव लर्निंग। अब संज्ञानात्मक अधिगम के प्रतिमानों का वह पक्ष जो केवल उदीपक अनुक्रिया या उदीपक उदीपक के संबंध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है जो कि अधिगम के मूल होती है। अधिगम के व्यापक संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये प्रतिमान यह स्थापित करता है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के नॉलेज में परिवर्तन आता है, न कि उसके बाहरी व्यवहार में। यानी ये प्रतिमान क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, कॉग्निटिव लर्निंग इस बात पे जोर दे रही है कि नॉलेज में परिवर्तन आता है। लर्निंग क्या है, नॉलेज में ही परिवर्तन है, न कि उसके बिहेवियर में, कि केवल बिहेवियर में नहीं है। ध्यान रखना, केवल बिहेवियर में नहीं है, उसके नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अंदर हम दो प्रकार के अधिगम देखेंगे फिर से। एक है इनसाइट लर्निंग, दूसरा है लेटेंट यानी अव्यक्त या फिर छुपी हुई लर्निंग, छुपा हुआ अधिगम। तो पहले हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग के अंदर हम बात करें तो अधिगम का अर्थ व्यक्ति के बाहरी बदलाव के बजाय उसके नॉलेज में होने वाले परिवर्तन से है। इनसाइट को किसने बताया था, कॉलर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसने इस संज्ञानात्मक ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके बिंदु निम्न हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलर ने जो प्रयोग किया था, कॉलर ने किस पे प्रयोग किया था, चिंपांजी नामक बंदर पे किया था, चिंपांजी पे किया था। चिंपांजी के साथ जटिल समस्या को सुलझाने से संबंधित कई प्रयोग किए, जहां भोजन को उनकी पहुंच से दूर रखा गया और उनके पास एक डंडे एवं बॉक्स जैसे उपकरण रखे गए। उनको एकदम से अचानक से उन्होंने डंडे बॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अचानक समाधान, इन प्रयोग में अधिगम है वो ट्रायल एंड एरर या पुनर्बलन के माध्यम से धीरे धीरे नहीं हुआ। पुनर्बलन जैसे हम जो हमारी वो चूहे वाली कहानी थी, किसने दिया था, स्किनर ने, बल्कि समाधान अचानक फ्लैश ऑफ इनसाइट के रूप में है। यानी अचानक समाधान मिला था उन्हें, है ना, धीरे धीरे नहीं हुआ कि हाँ बार बार ट्रायल करो उससे मिलेगा। प्रक्रिया का स्वरूप कैसा था? इनसाइट लर्निंग को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा किसी समस्या को समाधान अचानक स्पष्ट हो जाता है। सामान्यतः समाधान अचानक उभरने से पहले एक ऐसी समयावधि होती है जब कोई स्पष्ट प्रगति दिखाई नहीं देती। यानी लर्निंग चल रही है लेकिन उस टाइम पे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अचानक समाधान दिखाई देगा आपको। पुनरावृत्ति और स्थिरता, एक बार समाधान मिल गया तो अगली बार भी वैसी समस्या पे वो दोहराया जाएगा, यानी पुनरावृत्ति होगी। साधन साध्य संबंध की बात करें तो संज्ञानात्मक संदर्भ में हम बात करें तो ये स्पष्ट होता है कि जहाँ कोई विशिष्ट अनुबंधित संघ यानी एसोसिएशन नहीं सीखता, बल्कि साधन एवं साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध स्थापित होता है। यानी ये क्या बोल रहा है कि जो साधन है और जो साध्य है उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। जनरलाइजेशन की बात करें कि यह अधिगम को एक मानसिक समझ पर आधारित है। इसके लिए अन्य समान जो समस्यात्मक स्थितियां आएगी तो उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा, वैसा ही बिहेवियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारी लर्निंग थी कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर, वो है लेटेंट लर्निंग यानी अव्यक्त
अधिगम। अव्यक्त अधिगम एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसने किया कि किसने दिया था, इसका श्रेय एडवर्ड टोलमैन को जाता है, टोलमैन ने दिया था। यह प्रतिमान इस विचार पे बल देता है कि अधिगम केवल व्यवहार के बाहरी बदलाव से नहीं बल्कि सीखने वाले के नॉलेज में होने वाला आंतरिक परिवर्तन है। ये सेम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव पूरा का पूरा, दोनों कॉग्निटिव हैं तो सेम बात करेंगे, आपको बिल्कुल सेम लगेगी। अव्यक्त अधिगम का अर्थ क्या है कि यह एक नया व्यवहार सीख तो लिया जाता है, लेकिन जब तक यह प्रदर्शित डेमोस्ट्रेट या परफॉर्मेंस नहीं होता तब तक उसे दिखाने के लिए कोई पुनर्बलन या इनाम प्रदान न किया जाए। यानी उसका परफॉर्मेंस तभी होगा जब उसे कोई परिणाम ना मिले या फिर उसका रिइंफोर्समेंट इनाम ना मिले। ठीक है, तो सीखने के बाद भी उसका डेमोस्ट्रेट तभी होगा जब उसे इनाम मिलेगा। इसका तात्पर्य अधिगम मस्तिष्क में छिपा रहता है और अवसर आने पे ही प्रकट होता है। टोलमैन ने प्रसिद्ध प्रयोग किया था जिसमें मेज में चूहों के दो ग्रुप के ऊपर प्रयोग किया भूल भुलैया के अंदर। प्रथम ग्रुप इन चूहों को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिलता था, इसलिए इन्हें जल्द ही रास्ता सीख लिया। यानी बार बार प्रयोग किया, उनको पता लग गया कि यही रास्ता है, एक मैप बन गया एक तरीके से, जिसको हम कॉग्निटिव मैप बोलते हैं। द्वितीय में इसमें शुरू में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया जिससे ऐसा लगा कि वे कुछ सीख ही नहीं रहे। परिणाम, जब दूसरे समूह के चूहों को बाद में भोजन दिया गया तो उन्हें भूल भुलैया को उतनी कुशलता से तेजी से पार कर लिया जितना कि पहले समूह ने किया था। इससे स्पष्ट हुआ कि वे बिना इनाम के भी रास्ता सीख रहे थे। यानी रास्ता तो पहले भी खोज रहे थे बिना इनाम के भी, लेकिन उनका बिहेवियर तब प्रकट हुआ जब उन्हें इनाम दिया गया। कॉग्निटिव मैप की बात करें, वहीं जो चूहों ने जो बार बार जब वो उस मेज को पार कर रहे थे वो उनके दिमाग में उनमें क्या बन गया, एक कॉग्निटिव मैप विकसित कर लिया जिससे वो समस्या सुलझाने में आसानी हुई। यह उनके मस्तिष्क के दिशाओं एवं स्थानों का एक मानसिक चित्रण था जिसका उपयोग केवल तब किया गया जब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रेरणा या फिर इनाम मिला। अब यहां पे आता है कि एक तो डेमोस्ट्रेट करना है ना, एक तो होता है कि अधिगम सीख रहा है, एक उसका निष्पादन यानी जो आपको दिख रहा है, एक दिख नहीं रहा एक दिख रहा है। टोलमैन का सिद्धांत लर्निंग और परफॉर्मेंस के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। अधिगम एक आंतरिक और अनुमानित प्रक्रिया है जो बिना किसी बाहरी प्रदर्शन के भी घटित हो सकती है। स्टेटमेंट है, याद करना है, फिर से पढ़ सकते हो। निष्पादन वह बाहरी व्यवहार है जो हम वास्तव में देखते हैं और अक्सर अभिप्रेरणा या पुरस्कार पर निर्भर होता है। यानी लर्निंग है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या बताया इसने कि लर्निंग जो है वो अभिप्रेरणा या पुरस्कार पर निर्भर नहीं होती, लेकिन उसका परफॉर्मेंस है वो अभिप्रेरणा एवं पुरस्कार पर निर्भर होता है 100%। टोलमैन का अव्यक्त अधिगम यह दर्शाता है कि जीव अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी सक्रिय रूप से एकत्रित करते हैं और मानसिक संरचनाएं बनाते हैं, भले ही वह उस समय कोई प्रत्यक्ष लाभ न मिल रहा हो। यह व्यवहारवादी सिद्धांत, जो दोनों सिद्धांत पढ़े थे हमने, को चुनौती देता है जो मानते हैं कि बिना सुदृढ़ीकरण के अधिगम संभव ही नहीं है, यानी उनके विपरीत है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है। इनसाइट लर्निंग ये सिद्ध करता है कि अधिगम एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है और अव्यक्त अधिगम के साथ मिलकर यह दर्शाता है कि मानसिक मानचित्र एवं संज्ञानात्मक संबंध ही अधिगम का वास्तविक आधार है, जो व्यवहारवादी मॉडल की तुलना में अधिक जटिल एवं मानसिक क्षमताओं की व्याख्या करते हैं। जहां अनुबंधन के जो प्रतिमान हैं वो सरल अनुक्रियाओं को अर्जन करने की व्याख्या करते हैं, वहीं संज्ञानात्मक अधिगम है वो जटिल समस्याओं को समाधान एवं आंतरिक मानसिक संरचनाओं के निर्माण को समझने में मदद करता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, अनुमान लगाया जा सकता है, जहां मानसिक स्तर का ज्ञान अर्जन तो हो जाता है लेकिन उसका निष्पादन है, परफॉर्मेंस है, वो बाहरी कारकों और अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिमान मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जीवों को अपने वातावरण के साथ केवल रिस्पॉन्स करने की बजाय सक्रिय रूप से समझने और कॉग्निटिव मैप बनाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग, वाचिक अधिगम। अधिगम का वह रूप जो विशेष रूप से मनुष्यों तक ही सीमित है।
वर्बल लर्निंग कौन सी है? एक्चुअल में जो हम वर्ड सीखते हैं उनसे रिलेटेड है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग अधिगम का वह रूप है जो मनुष्यों तक ही सीमित है, क्योंकि हम ही वर्ड सीखते हैं सभी जीवों के अंदर। अधिगम के व्यापक संदर्भ में अगर हम बात करें कि जहाँ प्रतिमान जो हमने 2 पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट थे सरल अनुक्रियाओं का अर्जन करते हैं, वहीं वाचिक अधिगम के माध्यम से मनुष्य वस्तुओं, घटनाओं और उनके लक्षणों के बारे में शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं और इनमें शब्द एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, साहचर्य बनाते हैं। इनके अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है? 3 प्रमुख प्रयोगशाला जो विधि है उनका वर्णन किया गया है। पहली विधि है पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग, एसोसिएट्स लर्निंग। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो हमारी मातृभाषा है के शब्दों को विदेशी भाषा में के समानार्थक शब्दों को सीखने के लिए किया जाता है। यानी आप जो अपनी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसके जैसे शब्द जो आपके दूसरी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से हैं उनको सीखने में कहते हैं। इसको बोलते हैं पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग। इनमें शब्दों का एक जोड़ा होता है जिसमें पहला शब्द उद्दीपक और दूसरा क्या है? अनुक्रिया के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो प्रकार का वर्बल लर्निंग है वो है सीरियल लर्निंग, यानी क्रमिक अधिगम। इसमें प्रतिभागी को शब्दों की सूची को उसी निश्चित क्रम में याद करना होता है जिसमें वह प्रस्तुत किए गए हो। इसको क्या बोलते हैं? सीरियल लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्रमिक पूर्व अनुमान विधि का उपयोग किया जाता है, सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। थर्ड जो हमारी विधि है वर्बल लर्निंग की वो है फ्री रिकॉल, यानी मुक्त पुनःस्मरण। इस विधि में शब्दों को किसी भी क्रम में याद रखने की स्वतंत्रता हो सकती है, यानी कैसे भी याद रख सकते हो आप, कोई क्रम नहीं है। ये विधि ये समझने में मदद करती है कि व्यक्ति सूचनाओं को मस्तिष्क में कैसे ऑर्गेनाइज करता है, यानी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये समझने के लिए ये विधि बेस्ट है, क्योंकि हम इसमें किसी भी क्रम में याद रख सकते हैं। अब जो सामग्री आपको दी गई है उसकी वो सार्थक होनी चाहिए। सामग्री जितनी अधिक सार्थक होगी, परिचित होगी और उपयोग में आने वाली होगी, उतना ही अधिगम अधिक प्रभावी होगा, यानी बेकार की चीज़ें हमें याद नहीं रहेगी। अब उसकी लंबाई, जितनी लंबाई अधिक होगी वो सीखने में उतना ही अधिक समय लेगा। संगठनात्मक कार्य की बात करें कि जो पुनः स्मरण है, जो फ्री रिकॉल है, में लोग अक्सर शब्दों की श्रेणियों में बांट लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कैटेगरी क्लस्टर बोलते हैं। जब हम कोई ढेर सारे शब्द दिए गए हों और उनको फ्री किसी भी सीक्वेंस में याद रख सकते हैं तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं, है ना, कैटेगरी बनाते हैं और उन कैटेगरी को याद करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कैटेगरी क्लस्टरिंग। अधिगम के अन्य प्रकारों से तुलना की बात करें तो सबसे पहले स्किल लर्निंग की बात करते हैं। वर्बल लर्निंग के साथ स्किल लर्निंग आगे पढ़ेंगे, स्किल और कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहाँ कौशल के अधिगम अभ्यास के माध्यम से मोटर अनुक्रियाओं की श्रृंखला सीखी जाती है, जैसे कार चलाना, पेन चलाना, इस प्रकार की कौशल लर्निंग हो गई। वहीं वाचिक अधिगम है वो मानसिक प्रतीकों और शब्दों के अर्जन पर केंद्रित है। यानी स्किल लर्निंग तो आपके पेन चलाने से रिलेटेड, यानी कौशल सीख रहे हो इस प्रकार का आप, लेकिन जो आपकी वर्बल लर्निंग होगी वो प्रतीकों को याद रखती है और शब्दों को याद रखती है। फिर आगे कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसमें क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, क्लासीफाई करना, किसी भी कुछ वस्तुओं को क्लासीफाई करना, कैटेगरी में बांटना। इसमें वस्तुओं को किसी विशेषताओं के आधार पर उनके श्रेणियों में संगठित करना शामिल है। और फिर से हम वर्बल लर्निंग के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें हम शब्दों पर ध्यान रखते हैं, संकेतों को ध्यान रखते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, जहां अंतर्दृष्टि अचानक आती है। वाचिक अधिगम अक्सर क्रमिक और व्यवस्थित अभ्यासों पर आधारित होता है। कॉग्निटिव लर्निंग इनसाइट अचानक आ गई, लेकिन वाचिक अधिगम अभ्यास से आती है, व्यवस्थित रूप से क्रमिक जो अभ्यास करते हैं उससे आती है। वाचिक अधिगम मानवीय ज्ञान का आधार है। ये अधिक संप्रयोजन भी हो सकते हैं, इंटेंशनल भी हो सकते हैं और इंसिडेंटल भी हो सकते हैं, जहां व्यक्ति शब्दों की तुकबंदी एवं अन्य विशेषताओं के आ जाने पर ज़्यादा सीखता है। यानी अगर किसी शब्दों की तुकबंदी है तो वो जल्दी सीखेगा, कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं आ गई तो वो जल्दी सीख लेगा।
अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग की। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, मैंने बताया था कि कैटेगरी में बांटना है ना। यह केवल सरल अनुक्रियाओं को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया की वस्तुओं एवं घटनाओं को उनके गुणों के आधार पर उनको कैटेगरी में संचित करने की एक प्रोसेस है। दिस इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। संपर्क एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह एक वर्ग की वस्तुओं को एक साथ जैसा व्यवहार कर सके, भले ही वे अपने विशिष्ट लक्षणों से भिन्न हो। जैसे पशु, फल, भवन, भीड़ संपत्तियों का उदाहरण है। ये फल, यदि हम फल संपत्ति को जानते हैं तो हम एक नए फल को देखकर उस श्रेणी में रख सकते हैं। संपत्ति की व्याख्या उन विशिष्ट गुणों या लक्षणों के रूप में की जाती है जो किसी नियम से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो इसमें 4 भुजाएं होती है और समकोण, समान समकोण इनका लक्षण है। संपत्ति बनाने के लिए इन लक्षणों को जोड़ने वाले नियम सरल एवं जटिल हो सकते हैं। जैसे संयोजक नियम का उपयोग वर्ग को परिभाषित करने में होता है, जहां सभी 4 विशिष्ट लक्षणों का होना अनिवार्य है। यानी संयोजक नियम बताता है कि वर्ग के अंदर ये 4 विशिष्ट लक्षण होने चाहिए, वही वर्ग है। संपत्ति के प्रकार की बात करें यानी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट देखेंगे, आर्टिफिशियल और नेचुरल कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट वो है, ये पूरी तरह से परिभाषित होते हैं, इनमें नियम अत्यंत कठोर एवं सटीक होते हैं, जैसे गणितीय आकृतियाँ होंगी, यानी इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल है ये वास्तविक वस्तुओं पर हैं और जैविक चीज़ों एवं कलाकृतियों से संबंधित हैं। इनकी जो बॉर्डर्स होती हैं, 2 कैटेगरी में बांटने की बॉर्डर, वो थोड़ी धुंधली होती है, इनको एकदम सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं जो हमारी वर्बल लर्निंग और कॉन्सेप्ट के बीच की बात जो हमने की थी, आप पढ़ सकते हो फिर से। फिर हम कौशल के साथ हम संपर्क को देखते हैं। कौशल अधिगम अभ्यास मोटर अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला है, जबकि संपर्क है एक मानसिक संगठन है। संज्ञानात्मक आधार देखते हैं, यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को गहराई से जुड़ा हुआ है। ये कोग्निटिव जो प्रोसेस है इनके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट बनाना, क्योंकि इसमें व्यक्ति ये सीखता है कि वस्तुओं के बीच उन मानसिक संबंध कैसे स्थापित किया जाए। यानी हम जस्ट फाइंड कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ताकि हम कैटेगरी बना सकें, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है जो आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग है। जो हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग ये है, मानसिक उपकरण है जिसमें हजारों अलग अलग वस्तुओं को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में बांटकर उनके याद रखा जाता है या उनके प्रति प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह हमारी सोचने एवं मानसिक समाधान करने की क्षमता का मूल आधार है। नेक्स्ट आ गया वो है स्किल लर्निंग। अब स्किल लर्निंग हमारी जो टाइप्स ऑफ लर्निंग की लास्ट है, ये ध्यान रखना। तो स्किल लर्निंग अधिगम के उन अन्य प्रकारों में से एक है जो किसी व्यक्ति को जटिल कार्यों को सुचारू एवं कुशलतापूर्वक करने की योग्यता प्रदान करता है। जहाँ शास्त्रीय एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सरल अनुक्रियाओं पर केंद्रित है, वहीं स्किल लर्निंग है वो परपेचुअल मोटर रिस्पॉन्स की एक श्रृंखला या उद्दीपक अनुक्रिया साचार्यों का एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस हमने सीख लिया है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाने में अलग अलग क्रम है कि कहाँ पे क्या करना है, पैडल चलाना है, ब्रेक चलाना है, हैंडल को कैसे संभालना है, ये एक सीक्वेंस को सीख लिया, तो ये आ गई स्किल। कौशल का अर्थ किसी जटिल कार्य को सुगमता एवं दक्षता के साथ करना हो गया, जैसे कार चलाना, हवाई जहाज उड़ाना या फिर शॉर्ट हैंड लिखना या पढ़ना लिखना, ये सभी क्या हो गई, कौशल स्किल लर्निंग हो गई। इसके 4 स्टेप है, फेजेस ऑफ एक्विजिशन। स्किल को एक्वायर करने के लिए 4 स्टेप है, 3 स्टेप है, सॉरी 3। पहला है कॉग्निटिव फेज। इस प्रारंभिक चरण में फर्स्ट चरण आ गया। इस प्रारंभिक चरण में शिक्षार्थी को निर्देशों को समझना एवं याद रखना होता है कि कार्य कैसे किया जाता है, जहाँ बाहरी संकेत और अपनी अनुक्रिया के परिणाम से चेतना में रखना पड़ता है। अब उसे बार बार याद रखना पड़ेगा कि कैसे सीखा जाए। साइकिल चलाना सीख रहे हो तो बार बार कि पैडल ऐसे चलाना है, हैंडल साथ में संभालना है, बार बार अटेंशन, फुल अटेंशन के द्वारा ये सीखोगे। फिर आ गया सहचर्य, एसोसिएटिव फेज, सेकेंड स्टेज आ गई है।
इस चरण में विभिन्न संवेदी निवेशों या उद्दीपकों में उपयुक्त अनुक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। अभ्यास बढ़ने के साथ त्रुटियां कम हो जाती है, प्रदर्शन में परफॉर्मेंस में सुधार आएगा और कार्य में लगने वाला समय भी घटता जाएगा। अब टाइम भी कम लगेगा, परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, यानी साचार्य बन गया। सभी के सभी जो संवेदी है, सेंसेशन है, उनमें साचार्य बन गया। जो आपने फर्स्ट स्टेप में सीख रहे थे उनके बीच में रिलेशन बन गया। थर्ड है ऑटोनोमस फेज, यानी अब अपने आप होने लगेगी। एक्चुअल में क्या है, यह प्रदर्शन स्वचालिता आ जाती है, सचेतन प्रयास की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। यानी अब अटेंशन इतना नहीं दिया तो भी आप साइकिल चलाना सीख गए और बाहरी कारकों द्वारा उत्पन्न बाधाओं भी कम प्रभावित करती है। कौशल अधिगम में क्रमिक अभ्यासों के साथ प्रदर्शन अधिक स्वाभाविक एवं ऑटोनोमस हो जाता है। ज़्यादा अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक होता जाएगा स्किल। अभ्यास ही कौशल अधिगम का एकमात्र साधन है, ये ध्यान रखना। स्किल सीखनी है तो बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, त्रुटिहीन निष्पादन की स्वचालिता कौशल का प्रमाण बन जाती है। यानी अब त्रुटि कम होगी, और त्रुटि कम होगी तो यानी आपने स्किल सीख ली है। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। निष्पादन पठार। अब ये सुनिए कि परफॉर्मेंस प्लेचू क्या होता है। अधिगम के एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण के दौरान कभी कभी प्रदर्शन के स्तर स्थिर हो जाता है, यानी सुधार नहीं आता है। सुधार नहीं आना ही क्या है, परफॉर्मेंस प्लेचू है। कभी कभी सुधार इस वजह से भी नहीं आ रहा कि आपको बोरिंग लगने लग गई, तो बोरिंग लगने की वजह से भी वो सुधार नहीं आता है, और बाद में सुधार पुनः शुरू हो भी जाता है। ठीक है। वाचिक बनाम, अब दोनों के बीच में कंपेयर। वाचिक बनाम कौशल, अनुबंधन बनाम कौशल, ये आप पढ़ लेना, हमने बार बार चर्चा कर ली है, लेकिन आप जरूर पढ़ना इसे पोज करके। कौशल अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है जो सचेत प्रयास से शुरू होकर निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वचालित दक्षता तक पहुंचती है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वचालित बनती है, ये ध्यान रखना है। सचेत प्रयास से शुरू होगी ये, चेतना से। अब बात करते हैं हम जो कुछ लर्निंग प्रोसेस है उनके बारे में कि कौन कौन सी लर्निंग प्रोसेसेस हैं। पहली है रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट के बारे में, पुनर्बलन के बारे में पढ़ लिया हमने। पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जो किसी रिस्पॉन्स की दर या उसकी होने की संभावना को बढ़ा देती है। यानी जो आपको मिलने वाला जो रिजल्ट है, जो आपको इनाम मिल रहा है, वो पुनर्बलन है। अब ये क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, हमने बात कर ली इसकी। इसमें श्रेणियाँ क्या है, प्राथमिक भी हो सकती है जिसमें जैविक रूप से जैसे भोजन हो गया। द्वितीय कौन से हो गए, जो आपके अनुभवात्मक हो गई, जो अर्जित की जाती है, अनुभव से अर्जित की जाती है, जैसे पैसा प्रशंसा हो गया। इस प्रकार की श्रेणियाँ आ गई पुनर्बलन की। फिर आ गई आकार देना, है ना। जब वांछित अनुक्रिया बार प्राप्त हो रही हो तो हम पुनर्बलन को बढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं शेपिंग। फिर आता है विलोपन। अगर हम सीखी गई अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन देना बंद कर देते हैं तो उसका विलोप हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। लेकिन फिर से जब हम उसको पुनर्बलन देंगे तो क्या होगा, फिर से वो अनुक्रिया प्रकट हो जाएगी। अब इसमें हमने देखा था कि सीखने के दौरान पुनर्बलन में अगर देरी होती है तो विलोपन के प्रतिरोध को बढ़ाती है। ये हमने पुनर्बलन के टाइम पे देखा था कि अगर हमने पार्शियल पुनर्बलन दिया है तो वो ज़्यादा प्रतिरोध पैदा करेगा विलोपन में। हमने देखा था, ये लाइंस आप रीड कर लेना एक बार। फिर हम बात करते हैं जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन यानी पुरानी प्रतिक्रिया सीखी है, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, आप पढ़ लेना। पुरानी प्रतिक्रिया जो सीखी है उसका नई प्रतिक्रिया सेम वैसे ही मिलने के बाद में आप वैसा ही बिहेव करें, वो हो गया जनरलाइजेशन, है ना। जैसे हमने कुत्ते की बात की थी, लार की बात की। जस्ट उसने घंटी के साथ में भोजन, लार टपकना स्टार्ट हुआ था, लेकिन डोरबेल या फिर टेलीफोन की आवाज़ से भी उसकी लार टपकना शुरू होगी, वो होगी सामान्यीकरण। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन, विभेदन का मतलब हो गया कि अब वो फर्क पता चलने लग गया कि हाँ डोरबेल के टाइम पे लार नहीं आ रही, तो वो विभेदन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति। विलोपन के बाद यदि कुछ समय बीत जाए और पुनः अनुबंधित उद्दीपक जो है वो प्रस्तुत किया जाए तो फिर से वो अनुक्रिया वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रिकवरी हो गई। अधिगम असहायता, ये तब होता है जब
जीव को बार बार ऐसी अप्रिय स्थितियाँ जैसे बिजली का झटका यानी पुनर्बलन नेगेटिव दिया जा रहा है का सामना करना पड़ता है, जिससे वह बच नहीं सकता। अब वो बच नहीं सकता, उसको मिलेगी मिलेगी, अंततः जीव प्रयास करना ही छोड़ देता है। इसको बोलते हैं अधिगम असहायता, लर्न हेल्पनेस, हेल्पलेसनेस, और असहाय महसूस करने लगता है। ये क्या है, डिप्रेशन की कारण भी बन जाता है। अब हम बात करते हैं लर्निंग के ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी जो हमने सीखा है वो दूसरी नई परिस्थितियों में अप्लाई करना ही क्या है, वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। पास्ट में सीखी गई कुछ जो अवधारणाएं हैं, जो अधिगम हमने किया है, वो नए क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग में लाना है, नई स्थितियों में कैसे उपयोग में लाना है, वही क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। अधिगम अंतरण के प्रकार की बात कर लेते हैं हम, तो ये 3 प्रकार का है। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य। धनात्मक का मतलब हो गया कि पहले से सीखे गए कार्य को नए सीखने में सहायता प्रदान हो रही है, तो वो क्या है, धनात्मक। जैसे अंग्रेजी भाषा सीख ली और उसका फ्रेंच सीखना आसान है, अंग्रेजी से फ्रेंच को सीखना आसान है, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव अंतरण। जैसे आपने साइकिल सीख ली, बाइक सीखना आसान है, तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। ऋणात्मक, जिसमें पहले कुछ अधिगम सीखा गया है लेकिन बाद में उसका नई के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, वो क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। इसका एग्जाम्पल आप कमेंट करके लिखिए, नेगेटिव ट्रांसफर का कोई एग्जाम्पल जिसमें पहले कुछ आपने सीखा हो लेकिन बार बार बाद में वो आपको बाधा उत्पन्न कर रहा हो। तीसरा हो गया जीरो ट्रांसफर, जिसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना, कुछ सीखा आपने, दूसरी परिस्थिति में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो बाधा उत्पन्न कर रहा है, ना ही आसान बना रहा है, सहायता कर रहा है, वो कोई प्रभाव नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर। फिर आता है कुछ आते हैं जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसफर। अब जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसफर क्या होते हैं, ये तब होता है, जनरल ट्रांसफर तब होता है जब पूर्व अधिगम व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से अगले कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में उत्तर लिखते समय शुरुआती 2-3 पृष्ठ के बाद लिखने की गति बढ़ जाती है, यानी अब आपको समायोजित हो गए, अब आप जनरल ट्रांसफर हो गया, अब आपकी स्पीड बढ़ गई। फिर आता है स्पेसिफिक ट्रांसफर, यह पूर्व कार्य और नए कार्य के बीच में समानता और असमानता पर निर्भर करता है। इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके निर्धारक देखते हैं कुछ कि अधिगम कब ट्रांसफर होगा, कब तेजी से होगा, कब नहीं होगा। अगर कोई दो समान उद्दीपक है, उनके मध्य उनकी वजह से अनुक्रिया भी समान हो रही है, दो समान उद्दीपकों के बीच में अनुक्रिया भी समान हो रही है, तो यहाँ पर सर्वाधिक धनात्मक ट्रांसफर होगा, लर्निंग का सबसे पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अगर दो अलग अलग उद्दीपक है लेकिन उनके बीच में अनुक्रिया भी समान हो रही है, जैसे भोजन तो अलग अलग हो गए, ठीक है, लेकिन अनुक्रिया समान हो रही है, तो क्या होगा, वहां पे भी धनात्मक ट्रांसफर देखा जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर देखा जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो समान उद्दीपक हो तभी देखा जाएगा। अब समान उद्दीपक है लेकिन अनुक्रिया अलग अलग हो रही है, यहाँ बहुत कम मात्रा में धनात्मक होगा। अनुक्रिया अगर समान है, जब तक अनुक्रिया समान रहेगी तब तक धनात्मक है, जैसे ही भिन्न हुई समान उद्दीपक के लिए तो पॉजिटिविटी और कम होगी, सबसे कम हो गई। अब समान उद्दीपक है लेकिन अनुक्रिया पर बदला हुआ साचार्य है, अनुक्रिया बदल रही है यहाँ पे, इसमें ऋणात्मक अंतरण होता है क्योंकि पुराने संबंध नए संबंधों के सीखने में बाधा डालते हैं। दो समान उद्दीपक हैं लेकिन उनमें अनुक्रिया के मध्य साचार्य बना हुआ है, उनमें समान उद्दीपक में साचार्य बना हुआ है। पूर्णतः भिन्न उद्दीपक और अनुक्रिया भी भिन्न है, इसमें किसी विशिष्ट अंतरण की संभावना नहीं होती, केवल अविशिष्ट अंतरण ही प्रभावी हो सकता है। अब हम इसके प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं, उसके बाद में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होता रहा है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का बेस है, इसको सीखे बिना आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को सीख ही नहीं सकते, है ना, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिगम एक व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अनुभव एवं अभ्यास के माध्यम से फिर सेम बात की गई है। इसको प्रभावित करने वाले निर्धारक या कारक कौन कौन से हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला है जनरल प्रेरक कारक, यानी कुछ सामान्य हैं जो प्रेरक कारक है, फैसिलेटिंग कारक बनेंगे, वो कौन कौन से हैं। पहला सबसे आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि अभिप्रेरणा कहाँ गई, मोटिवेशन कहाँ गया, तो ये लो मोटिवेशन।
अभिप्रेरणा अधिगम के लिए एक अनिवार्य शर्त है, यानी सबसे जरूरी है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बिना नहीं सीखा जा सकता। यह जीव को लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह तब तक सक्रिय रहती है जब तक आवश्यकता में संतुष्टि न हो जाए। यह आंतरिक या बाह्य हो सकती है। दूसरा है हमारी तत्परता। पहली अभिप्रेरणा, दूसरा है अधिगम के लिए तत्परता। यानी अगर कोई तत्पर ही नहीं होगा, तैयार ही नहीं होगा, तो उसको कैसे सिखाया जा सकता है? तो तत्परता इसका दूसरा कारक है। तीसरा कारक है पुनर्बलन की सूचियाँ, यानी पुनर्बलन कैसे दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, कंटिन्यू दिया जा रहा है या आंशिक दिया जा रहा है, तो ये भी जरूरी है। ये तीन कारक हो गए जो कि प्रेरक कारक है। दूसरा कुछ विशिष्ट है जो कि अधिगम की विधियों से संबंधित है। अब अलग अलग विधियों के अंदर अलग अलग कारक हो गए, तो हम उन विधियों के अंदर बात कर लेते हैं। पहली जो है शास्त्रीय अनुबंधन। इसके अंदर अगर डिलेड कंडीशनिंग की बात की जाए, यानी उद्दीपकों के बीच में समय का संबंध कैसा है, समय कितना लग रहा है, तो वो भी एक कारक बन जाता है। इसमें हमने बात की थी जो डिलेड कंडीशनिंग है वो सबसे अधिक प्रभावी है। अनुकूलित उद्दीपक की तीव्रता और अनुबंधित उद्दीपक का प्रकार एक महत्वपूर्ण निर्धारक बन जाता है। यानी यहाँ पे उनके बीच में संबंध, इनकी तीव्रता और इनका प्रकार, ये तीन कारक किसके हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं। फिर आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें प्रकार क्या है? फिर से प्रकार की बात हो रही है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, पुनर्बलन देने के लिए विलंब कितना दिया जा रहा है, सेम, लगभग सेम से ही है। तो ये भी इसके कारक हो गए ऑपरेंट कंडीशनिंग के। फिर हम बात करते हैं वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में सार्थकता देखी जाती है कि सार्थक है, या फिर जो सूची आपको मिली है शब्दों की सूची, उसकी लंबाई कितनी है, उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं। अगर संबंध है तो जल्दी याद होगा, लंबाई कम होगी तो जल्दी याद होगा, अगर सार्थक होगे तो जल्दी सीखोगे आप। टोटल टाइम प्रिंसिपल के अनुसार सीखने में जितना अधिक समय लगता है, अधिगम उतना ही अधिक प्रभावी होता है। यानी जितना टाइम आप दोगे सीखने में, उतना ही लर्निंग क्या होगी? प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है जो हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी। इसमें ऑब्जर्व करके, यानी उसके स्टेटस की बात करते हैं हम, उसकी सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, उसके आकर्षण की बात की थी। वहाँ पे भी ये कारक हमने देखे थे। सो मैं थोड़ा इसे फास्ट बता रहा हूँ। फिर हम जो लर्नर है इसके से संबंधित कुछ कारक हैं उनको देख लेते हैं, 2 से 3। कौन कौन सी हैं? जैसे लर्निंग स्टाइल। अब हर किसी की अलग अलग होती है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की थी हमने। प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी को प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस करने की शैली अलग अलग होती है। जैसे संबंधात्मक शैली वाले लोग पूरी सामग्री को एक इकाई के रूप में देखते हैं, जबकि जो विश्लेषण ज़्यादा करते हैं वो उसको टुकड़े एवं क्रमिक रूप में सीखना पसंद करते हैं। फिर हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कुछ डिसेबिलिटी होती हैं जो इसको प्रभावित करती है, जो हम देखेंगे अभी आगे। फिर आती है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट की बात की थी, यानी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा स्किल उतनी ज़्यादा सीखी जाएगी। अभ्यास की मात्रा बढ़ने पर लर्निंग बढ़ती है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? अधिगम आवश्यकता ऐसी बाधाएं हैं जो ज्ञान एवं कौशल के अर्जन को अत्यधिक कठिन बना देती है। यह केवल स्कूल छोड़ने का कारण नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका संबंधी स्थिति है। ये उन विकारों के एक विषम समूह को दर्शाती है जो सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने एवं गणितीय अवधारणाओं को करने में आने वाली कठिनाई के रूप में प्रकट होता है। ये विकार बच्चे में जन्मजात हो सकते हैं और माना जाता है कि ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली में समस्याओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी CNS की कार्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये विकार उत्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिगम आवश्यकता उन बच्चों में देखी जाती है जिनकी बुद्धि सामान्य या श्रेष्ठ होती है, जिन्हें सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं, यानी उनमें देखी जाती है, जिनमें सुपीरियर या फिर एवरेज इंटेलिजेंस हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि लो इंटेलिजेंस वाले ही, है ना, इनमें भी देखी जाती है।
इसके प्रमुख लक्षण और पहचान की बात कर लेते हैं एक एक करके। 4 से 5 लक्षण है और खत्म हो जाएगा टॉपिक। जैसे पढ़ने लिखने से संबंधित समस्याएं होगी, जैसे अक्षरों, शब्दों या वाक्यांशों को लिखने, पढ़ने, बोलने के में बार बार कठिनाई होना, ये क्या होगी, पठन लेखन समस्याएं होगी। कुछ अवधान विकार हो गया, हमने ADHD की बात की थी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना, अटेंशन का कम होना, तो ये अवधान से रिलेटेड विकार हो गया। फिर स्थान एवं समय का बोध नहीं रहना, ये भी एक क्या है, इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है। अब हम पेशीय यानी मोटर कोऑर्डिनेशन, इसमें शारीरिक संतुलन या हाथों में निपुणता नहीं आती, जिससे लिखने, पेंसिल छीलने, साइकिल चलाने में कठिनाई होती है। फिर आता है परसेप्चुअल डिसऑर्डर, इसमें दृश्य एवं श्रवण संकेतों में अंतर करने में विफल होते हैं, जैसे टेलीफोन की घंटी और दरवाजे की घंटी में भ्रमित होना, ऐसे लग रहा है कि दोनों एक जैसी है, तो इसको बोलते हैं परसेप्चुअल डिसऑर्डर। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है पठन वैकल्प्य, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया को डायरेक्ट हम हिंदी में डिसलेक्सिया भी लिख सकते हैं, है ना, लिखा हुआ था एग्जाम में डिसलेक्सिया। वैसे पठन वैकल्प्य है, तो आप डिसलेक्सिया और पठन वैकल्प्य दोनों याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि अक्षरों में भ्रम होता है, बी को वो डी समझते हैं, पी को क्यू समझते हैं, पी को कभी 9 समझ लेते हैं, दोनों के बीच में भ्रम हो गया। कभी कभी शब्दों के बीच में भी भ्रम होता है, जैसे वोज को वो शो पढ़ लेते हैं, अनक्लियर को वो न्यूक्लियर पढ़ लेते हैं, है ना। और नकल करने में भी यहाँ पे कठिनाई देखने को मिलती है कि ऐसे बच्चे अक्सर अक्षरों एवं शब्दों का सही सही भी नकल नहीं कर पाते हैं। नकल अब वो क्या करेंगे, वोज को शो लिखेंगे, अनक्लियर को न्यूक्लियर लिखेंगे, है ना। तो ये पठन वैकल्प्य के कुछ लक्षण हैं। वाचिक संगठन में बात करें तो ये बच्चे वाचिक सामग्री, वर्बल मटेरियल्स को व्यवस्थित रूप से संगठित करने में भी अक्षम होते हैं। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। और इस डिसलेक्सिया के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है, जो लर्निंग, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लिखी गई एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो MCQ बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं, और जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो इसको दोबारा से पढ़ सकते हो आप, और इसकी हर लाइन को फिर से रीड करना, आप खुद से रीड करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून।